कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मित्रों, मैं आपका आज का होस्ट अरविंद मिश्रा और मेरे साथ आज डॉक्टर राजीव खन्ना हैं। डॉक्टर राजीव खन्ना शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित ईएनटी के डॉक्टर हैं और वर्तमान में वो चेयरमैन हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल जो लखनऊ का है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आज आकर के हमारे पॉडकास्ट चैनल पर सहमति दी आने की और आपने इंटरव्यू के लिए अपनी सहमति दी है। आपका शुक्रिया। मैं एक सीधा सवाल आपसे, ये जो ईएनटी से रिलेटेड मर्ज़ हैं, ये आज से 5-7 साल पहले खांसी जुकाम तक होते थे और वो काढ़ा पी करके उनको लोग निस्तारण कर दिया, डिस्पोज हो जाया करते थे। पूरा का पूरा कोरोना का जो एक कालखंड आया और जो उसका जो भयावह त्रासदी लोगों ने देखी, वो तो एक जगह थी और लोगों ने समझा शायद निजात मिल गई इससे। लेकिन हम आज फिर सुन रहे हैं कि इधर भी सैकड़ों मरीज़ आपके सामने भी रोज़ आ रहे होंगे और हम लोग भी देख रहे हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन यहाँ से शुरुआत होती है और फिर उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में, और इस पूरे प्रोसेस से सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ गुजर रहे हैं लखनऊ शहर में। एक बहुत सीधे सा सवाल है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये पोल्यूशन है या ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ गए हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस कहाँ से घुस गए हैं और ये कहाँ से इतना फ्लोट कर रहे हैं कि लोग इसके मारे परेशान हैं? इस पर हम सबसे पहले आपको ये सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता। नमस्कार अरविंद जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है जी। ये इन्फेक्शन हमेशा से होते रहे हैं, पहले भी होते थे जी। सीज़न के वेरिएशन में होते थे। पहले जी। मौसम बदलता था, टेम्परेचर का वेरिएशन, ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया में जब मौसम बदलता है जी। तो आपको लगने लगता है कि ठंड ख़त्म हो गई, दिन में एकदम से गर्मी आ गई जी। और सडनली शाम को फिर ठंडा हो गया। जी। तो जब वे फ्लक्चुएशन होता है वेदर का, जी। तो जो वायरसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो और एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, कंड्यूसिव है उनके लिए, उनके लिए वो आइडियल समय होता है कि पकड़ लो जी, मरीज को पकड़ लो जी। और उसके पास उसी समय हम लोग पहले सिम्टम ज़्यादा देखते थे जी। अब कोरोना में ये हुआ कि ये वायरसेस का नेचर बदला जी। वो वायरसेस जो भी होते हैं धीमे धीमे जब इतना ज़्यादा उन लोगों को होस्ट मिल जाते हैं जी, दे टेंड टू चेंज देयर नेचर, वो ओके। बदल जाते हैं। तो कोरोना का वायरस जो था उसका नेचर जो था इट वाज मोर लीथल जी। और खास तौर से ये डेल्टा वेव का जो वायरस था जी। वो बहुत लीथल था और हम लोगों के यहाँ जो स्प्रेड हो रही थी वो मेनली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से थी। जी। जी। कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो, हम लोगों को जो बेसिक ट्रेनिंग सबको देनी है वो आइसोलेशन। ओके। वो चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी पीरियड हो, कोई भी बीमारी हो, आइसोलेशन जब तक हम लोग प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे ये वायरसेस आगे भी फैलते रहेंगे। ओके। घर में किसी को जुकाम हुआ, खांसी हुई, थोड़ा अलग रहें। होता क्या है कि घर में भी वो लोग खांसते रहते हैं बिना कोई प्रिकॉशन लिए, और प्लस इधर उधर मार्केट में, बाज़ार में, सिनेमा हॉल में, ट्रेन्स में, फ्लाइट्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बगल में आपके कोई व्यक्ति बैठे हैं और खांस रहे हैं, बिना कोई प्रिकॉशन लिए खांसते चले जा रहे हैं। तो ये सारे वायरसेस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते थे। अपने यहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा है और प्लस इस वायरस का जो नेचर है वो इतना
खतरनाक था, इतना तेजी से वो मल्टीप्लाई करता था, जी, इसलिए वो इतनी तेजी से हमारे समाज में फैला। मतलब मास्क शुड बी ए परमानेंट। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसकी बात आप करते हैं, दैट इज वन ऑर्गन जी, राइट फ्रॉम योर नोज अप टू योर लंग्स। जी, नाक से लेके लंग्स तक ये एक ही ऑर्गन है, इसको डिफरेंट ना मानिए। जी, अच्छा, हमारी नाक अलग है, गला अलग है, लंग्स अलग है, ये नहीं है। हम जी। लोग का ये पूरा एक ही ऑर्गन है। जी, हम लोग की जब भी नाक में एंट्रेंस, पोर्ट ऑफ एंट्रेंस कहाँ से घुसेगा, वो नाक और मुंह से घुसेगा। जी, ड्रॉपलेट जो आपके मरीज ने खांसा, आप उस कमरे में गए, वो ड्रॉपलेट एयर में तैर रही होती है, आपने, एक हेल्दी आदमी ने उसकी सांस में वो ड्रॉपलेट जाके नाक और गले में चिपक गई। जी, अब वो पहला स्टेज उस वायरस का वो होता है, पहले जाके वो चिपक जाता है, फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके धीमे धीमे नीचे उतरता है और सिम्टम पैदा करता है। जी, हम लोग प्रिवेंशन के लिए अगर केवल और केवल आइसोलेशन और मास्क यूज़ करने लगे तो समस्या नहीं रहेगी। तो ये समस्या रहेगी, तो पर उसकी इंटेंसिटी, कम हो जाएगी। उसकी नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी काफ़ी कम हो जाएंगे। जी, कोई भी वायरस इलनेस हो, उसकी कोई दवा नहीं होती है, जी, वो ठीक अपने आप होती है। ओके, और ये देखना है कि बहुत ओवर मेडिकेशन दे के हम वायरस की बीमारी के संग संग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और ना शुरू कर दें। ओके, कोई भी वायरल इलनेस में आप जब भी हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे छींकें आ रही हैं, गले में खराश है, पहला तो स्टेज यही होता है कि जस्ट वेट करिए पेशेंटली। अगर फीवर नहीं है, फीवर आया है, तो बिना कोई एंटीबायोटिक अपने आप यूज़ करें, नियरेस्ट डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें। जी, कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो वो ये तय करेगा कि एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है कि नहीं है। कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक नहीं देगा, जी, क्योंकि एंटीबायोटिक दे दे के हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी करते चले जा रहे हैं। आज के टाइम में हमारे पास एंटीबायोटिक जब वाकई ज़रूरत है, असर करने को मिल नहीं रही है। ओके, क्योंकि बॉडी इम्यून हो जाती है। इम्यून हो चुकी है। हमारे पास कोई भी इस समय रिसर्च में एंटीबायोटिक्स नहीं आने का बहुत ही संभावना कम होती चली जा रही है। जी, ओवर यूज ऑफ, अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन वायरल इलनेस, इनके ओके, कारण। ओके, ओके, तो जब भी हो, पहला चीज़ आइसोलेशन, दूसरा अगर फीवर नहीं है, केवल खराश है, थोड़ा गार्गिल कर ली, स्टीम कर ली, विटामिन सी ले लिया, ये सब चीज़ें ले ली। फीवर हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराएगा, फिर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक देगा। मैं बीच में, आपने भी नाम लिया, एक स्टीम लेने का प्रोसेस है और एक गार्गल करने का प्रोसेस है। इन दोनों में क्या, हाउ डू दे? स्टीम में अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी आपने अभी शुरू में वर्ड यूज़ किया था, जी, स्टीम का हेल्प केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, लोअर में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। स्टीम इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि उसको आप जला दें नाक को बिल्कुल। जी, ये भी हुआ है कोरोना में, हमारे पास जो मरीज आए हैं, वो कितने मरीज ऐसे होते थे जो स्टीम लेके और गरम गरम काढ़ा पी के और गार्गल करके सब कुछ डैमेज करके लाइनिंग अंदर की, नाक की और थ्रोट की इतनी आए, वो ये सोच के इतना ज़्यादा करते थे कि हम कोरोना से बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जी, उसका एक लिमिटेड होता है कि 2-3 मिनट तक लाइट स्टीम ले ली, दिन में 2 बार ले ली, बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, इसी से एक जुड़ा सवाल है हाँ, कि जो काढ़ा पीना और इम्यूनिटी बढ़ाना, इसके नाम पर एक मार्केट क्रिएट हो गया है यहाँ पर 1 लाख करोड़ का हिंदुस्तान में। हाँ, व्हाट इज इट? दिस इज, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है उसकी। जी, आयुर्वेदिक दवाएं बहुत हेल्पफुल हैं, जी, बट प्रॉपर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से रिसर्च करी हुई अंडर दवा, मेडिकल सुपरविजन, अंडर मेडिकल सुपरविजन, जी, ओवर द काउंटर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, या आजकल लोग जो पाउडर में कोई भी दवा, छोटे छोटे प्रैक्टिशनर्स या जो भी लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं झोला हैं, छाप डॉक्टर जो भी हैं, हाँ, उनको झोला छाप कह लें, पाउडर में दवा दे देते हैं, जी, भस्म देते हैं, हाँ, उसमें हाँ, भस्म वगैरह देते हैं। जी, इन सब में हैवी मेटल्स होते हैं, ओके, और ये हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जी, और ये हैवी मेटल्स आगे चल के कितना किडनी को डैमेज करते हैं, यू कांट इमेजिन। जी, आजकल हम लोग क्या, जो किडनी के सडनली, ये तो एक वायरल डिजीज़ की बात है, जी, यंग पेशेंट्स में, लोगों में, बच्चों में सुना है कि डायलिसिस हो रही है, जी, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। हाँ, इसका भी ये बहुत बड़ा कारण है, ओवर यूज ऑफ नॉट
साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिकेशंस। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे जो बड़ा लोगों के दिमाग में चलता रहता है वो ये है कि क्या ये जो आजकल आ रहा है कि AQ लेवल ख़राब हो गया है या पोल्यूशन बहुत हो, मैं ये सवाल आपसे केवल इससे ही जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जब खांसी जुकाम के साथ एक एलर्जी की दवा ज़रूर दी जा रही है और वो एलर्जी की दवा डॉक्टर्स भी दे रहे हैं और वो काफ़ी हफ्ता भर 10 दिन खाते रहिए, ये सब जो एलर्जी एक साथ में नया चीज़ एक डेवलप हुई है, और क्या ये पोल्यूशन के मारे है या AQI ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज व्हाई? पॉल्यूशन तो एक फैक्टर है ही है, जी पर लेटली अब छोटे छोटे बच्चों से भी एलर्जिक प्रोसेस, आपने देखा होगा छोटा बच्चा 8 महीने का है, साल भर का है, उसको भी नेबुलाइज कर रहे हैं। जी जी एक नेबुलाइजेशन जी सबका होते देखा है। जी तो कुछ डाइटरी चेंजेस हम लोग के यहाँ जो डाइट चल रही हैं, पॉल्यूशन तो एक ही है, जी कोई ना कोई फैक्टर है, एलर्जी बहुत इंसिडेंस बढ़ गया है। जी पर एलर्जी है तो उससे घबराना नहीं है। एलर्जी के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि लोग नहीं करते हैं, जिनको बार बार जुकाम रहता है या खांसी रहती है या अस्थमा रहता है, एलर्जी का अस्थमा रहता है। जी और लोगों में 2-3 धारणाएं बहुत गलत हैं। जब अटैक होता है तो दवाई लेते हैं, जी और दवाइयों में भी इन्हेलर अगर किसी पेशेंट को लिख दो, जी उसको अगर बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है डर जाएगा वो, तो वो इन्हेलर को एक अभिशाप हाँ मानता है, मानेगा, इन्हेलर को वो हाँ। अभिशाप मानता है। आपने जो ये सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है, इस आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। कोई भी अस्थमा का मरीज है, कोई भी एलर्जी का मरीज है, उसको दवा कंटिन्यूअसली लेनी है। ओके जब उसे नॉर्मल है तो भी दवा लेनी है। ओके जैसे लोग बीपी की दवा रोज लेते हैं कि हाँ नहीं हाँ लेते हैं, अच्छा शुगर की लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर वो दवा बंद कर देंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, शुगर की दवा बंद कर देंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। ऐसे ही एलर्जी की दवा, और ये दवाएं जो हम लोग की साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हार्मलेस मेडिसिन्स जी एंड दे कैन बी टेकन लाइफ लॉन्ग ऑल्सो। ओके। हम लोग डॉक्टर साहब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है लंग्स में या आपके थ्रोट में कहीं पर कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी है? नहीं, जब आप ये प्रॉब्लम केवल इन्फ्लेमेशन, एलर्जी का नाम आप कह रहे हैं, साइंटिफिकली इसको जी हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज मानते हैं। जी आपकी नाक से लेके लंग्स तक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जी तो इट इज और नॉट क्योरेबल। इन्फ्लेमेशन हाँ कंट्रोलेबल है। जी क्योरेबल अगर किसी एलर्जन या पॉलन से हो रहा है तो क्योरेबल नहीं है। ओके कारण क्या है कि किसी भी, हम एलर्जी टेस्ट करा लेंगे, हम आजकल नए नए विधियों से टेस्ट आते हैं, हम वो टेस्ट करा लेंगे, लेकिन एलर्जी आपके चारों तरफ आपको किसी भी चीज़ से हो हो सकती सकती है। है। आपने 5 चीज़ें तो डिटेक्ट कर ली, आपने 10 चीज़ें डिटेक्ट कर ली, और आप 10 चीज़ें नहीं डिटेक्ट कर पाए, हाँ सही बात तो है। जो आपने 10 चीज़ें डिटेक्ट करी और उसकी आपने वैक्सीन भी ले ली या उसको आपने अवॉइड भी कर दिया, तो जो बाकी 10 चीज़ें डिटेक्ट नहीं करी वो प्रॉब्लम कर रही हैं। जी तो हमें करना यह है कि अपनी बॉडी का इन एलर्जन के रिस्पॉन्स को कम करना है, जी उसमें ये दवाएं मदद करती हैं। जी दवाइयों में इन्हेलर वाली दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, यूजुअली हार्मलेस होती हैं, और उनका कंट्रोल डायरेक्ट लंग्स पे और नाक पे होता है। बॉडी पे उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही मिनिमल, रेयरली कभी कभी किसी को दिखाई पड़े तो दिखाई पड़े, नहीं तो नहीं होते। डॉक्टर साहब एक टर्म और यूज़ हो रहा है इसी रेफरेंस में, वो है इम्यूनिटी। साहब इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं आ गई हैं और इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, इम्यूनिटी बढ़ाई है, और उसकी चाय आ गई है और उसकी दवाएं आ रही हैं, वो भी खूब बिक रही हैं बाजार अरविंद में। जी, वेट बढ़ाने की, वेट कम करने की, हाइट लंबा कर बढ़ाने की हमारी दवाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने की, अगर ये सब चीज़ें इतनी आसान हो जाए तो बीमारियां खत्म हो जाएगी, सही बात है। मतलब आप एक महीने का 1000 रुपए की दवा खा लो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, कैसे पॉसिबल? हाँ सही बात है। आप केवल जो दवाएं, जो विटामिन ओवरडोज में ले रहे हैं, वो आप खा रहे हैं, वो आपकी यूरिन से निकली जा रही हैं, जी बॉडी में कोई असर करनी नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ानी है, केवल और केवल आप जो घर में खा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बिना किसी चीज़ों के। ओके आप केवल हाई प्रोटीन डाइट किसी फॉर्म में, वेजिटेरियन है तो आप चना है, सत्तू है, पनीर है, छेना है, सोयाबीन है, बहुत सारी चीज़ें। प्रोटीन इज़ वन थिंग विच रेजेज इम्यूनिटी। जी अदर देन प्रोटीन, कोई भी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। तो आई आप होप हमारे श्रोता ये सुन रहे होंगे, क्योंकि ये ओल्ड एज सेटिंग करते हैं। जैसे आप वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो आपको
अदरक और काढ़ा और ये सब पिला करके आप ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर, ये आपको कॉन्स्टेंटली जो खा रहे हैं उसमें डॉक्टर साहब की जो सलाह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर अंडा खाते हैं तो आपने 2 अंडे खा लिए, आपने आर्टिफिशियल वाकई कोई भी चीज़ की ज़रूरत लेने की नहीं है। आपके घर में वो ढूंढेंगे तो सारा सामान इम्यूनिटी बूस्टर का डाइट में ही मिल जाएगा। डाइट में मिल जाएगा। हाँ, आपको कोई उस पर पैसा बाहर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें किसी चीज़ की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जूता पहनिए, 45 मिनट रोज वॉकिंग कर लीजिए। ओहो, ओके। इससे ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज कुछ हो ही नहीं सकती है। ना मतलब आपको जिम जाना है। हम लोग अपनी लाइफ को खामखा कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है। आराम से आपने वीक में 5 दिन भी ब्रिस्क वॉकिंग कर ली। वॉकिंग प्लस वॉकिंग के लिए होनी चाहिए जी। हम पेशेंट से कहते हैं कि आप वॉकिंग क्या करिए एलर्जी कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट कहता है मैं काम के लिए तो पैदल चला जाता हूँ, ऊपर सीढ़ी चढ़ के मैं घर में चल लेता हूँ बहुत। वो वॉकिंग रिलैक्सेशन वाली वॉकिंग नहीं है। वॉकिंग के लिए एक 45 मिनट्स की 40 मिनट्स की ऑल्टरनेट डे कर लें। मतलब जितना आप कर लें अपनी लाइफ स्टाइल में, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उससे आपकी एलर्जीज कंट्रोल होंगी, उससे आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल वॉकिंग। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक आपके जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसमें कान बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। कान में हम लोग आजकल बहुत सारे विज्ञापन रोज आ रहे हैं कि कान में मशीन सुनने का यंत्र लगाइए और ये करिए, किसी को कान से ठीक नहीं सुनाई पड़ रहा है। और ओल्ड एज में जनरली माना जाता है कि आपकी सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। व्हाट हैज़ इट टू डू विद एज एंड हाउ डू यू प्रिवेंट इट, एंड इस पर कुछ आप बताना? डेफिनेटली ये एजिंग प्रोसेस है, पहले भी था आज भी है जी। बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या नॉर्मल। आपने देखा होगा कोई जन है कि 80-90 साल तक हियरिंग ठीक रहती है, किसी की 40-50 साल से ही कम होने लगती है। जी। उसका एक ही चीज़ है, हियरिंग एड्स लगाइए, लेकिन हियरिंग एड एडवर्टिजमेंट से देख के ऐसे नहीं लगाना है। प्रॉपर ऑडियोग्राम होगा, हियरिंग एड का ट्रायल होगा, और फिर अगर हियरिंग एड के ट्रायल में वो हियरिंग एड सूट कर रहा है तब दिया जाता है। हियरिंग एड कुछ नहीं है, वो कान का चश्मा है। ओके। आँख का चश्मा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कान के चश्मे में दिक्कत है, तो वो केवल कान का चश्मा है। जी। अच्छा, ये जो टेलीफोन वगैरह सुनने के लिए कान में ऑडियो प्लग्स लगाए जाते हैं, ये मुझसे एक सवाल अभी एक मेरे मित्र ने, हम लोगों ने पूछा है ओल्ड एज में। उन्होंने कहा मैं तो कान में सुनने के हेयरिंग एड इसलिए नहीं लगाता हूँ, प्लग नहीं लगाता हूँ सुनने की बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है अगर कान में उसको लगा लेंगे तो धीमे धीमे हेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आई मीन, ये इस तरह के मिथ हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एज ए जनरल बातचीत। क्या ये जो ईयर प्लग्स होते हैं इनको लगाने से वो आपकी हियरिंग एड कम होने की संभावना बढ़ती है, कम होती है? ईयर प्लग्स काहे के लिए लगा रहे हैं ये देखना है जी। अगर आप म्यूजिक, हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं जी, अक्सर आजकल यंगस्टर्स में देखा गया है कि म्यूजिक सुन के ही काम कर पाते हैं। हाँ, तो उनके लिए और सबके लिए मैं एक नियम बता दूं जी, लॉ ऑफ 60। लॉ ऑफ 60। अच्छा। कोई भी आपका हियरिंग का डिवाइस है, आपका ईयरफोन है, आपके आजकल वो साउंड वाले हाँ प्लग बड़े अच्छे महंगे बड़े आ गए हैं जी, तो उनको उनकी कैपेसिटी के 60% पे यूज़ करना चाहिए। ओके। अगर वो 100 dB डेसिबल का गेन दे रहे हैं तो आपको 60 से ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। ओके। और पूरे दिन में 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि ये सुनने वाली बात है, कॉक्लिया का इम्प्लांट है, या अगर आपको हियरिंग में दिक्कत हो रही है तो आप जाएं और जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें, इलाज कराएं। जो अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा टैबूड एरिया है, लोग टॉलरेंस सुनते रहते हैं। तो लॉट ऑफ एजुकेशन इज नीडेड फॉर द सीनियर सिटीजन्स पर्टिकुलरली, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उससे आप बचें। आप जो हमारे बीच में आए और आपने इस मिस को रिमूव किया, बहुत इसका शुक्रिया आपको। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।